नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फ्यूअर में आपका स्वागत है। फाइनली मैंने देख लिया पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2। और आपको बता दूं, ये जो फिल्म है, काल्की जो थे, वो जो नोवेलिस्ट थे, उन्होंने लिखा था 1950 में एक नोवेल। 2200 पेज का नोवेल था और इसके ना कम से कम 5 चैप्टर्स हैं। ओके, और इन 5 चैप्टर्स को, इतने बड़े नोवेल को एक फिल्म में पेश करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और इसीलिए इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाया गया, और बनाया किसी और ने नहीं बल्कि लेजेंडरी डायरेक्टर जो हैं मणि रत्नम सर ने। और आपको बता दूं, पार्ट 1 तो हमने देखा, अब पार्ट 2 तो आ चुका है। तमिल ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन अगर बात की जाए हिंदी ऑडियंस की, चाहे पार्ट 1 ले लीजिए या फिर पार्ट 2 ले लीजिए, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पोन्नियिन सेल्वन का जो नॉवेल है, वो ज़्यादातर इसे कंज्यूम किया गया है या इससे ज़्यादातर पढ़ा गया है वो हमारे तमिलनाडु सर्किट में, साउथ सर्किट में ज़्यादातर। क्योंकि ये जो कहानी है एक तरह से हिस्टोरिक एपिक माना जाता है वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और हर किसी को पता है। चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर के बारे में 1000 साल से ज़्यादा इस चोला का जो साम्राज्य है वो बना रहा। उनकी नेवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनका साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आज भी वहाँ उस ज़माने में बनाए हुए मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ पे अभी भी इम्पॉर्टेंट है, अभी भी लोग समझते हैं। लेकिन हिंदी सर्किट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये ज़्यादा उतना प्रचलित नहीं है, और यही वजह है कि लोगों को समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में जब फिल्म आती है तो लोग ये कहते हैं कि यार कैसी फिल्म है, और कहते कहते लोग बाहुबली का रेफरेंस ले लेते हैं कि बाहुबली कैसी थी। बाहुबली जो थी अपने आप में एक फिक्शनल फिल्म थी। हालांकि दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये जो फिल्म है एक हिस्टोरिकल एपिक ड्रामा है, ये जो है हमारा जो नॉवेल है उस पर बेस्ड है, ठीक है, पोन्नियिन सेल्वन की अगर बात की जाए। लेकिन जो बाहुबली था वो एक कहानी था जो लिखा गया था, वो एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन इतने अच्छी कहानी थी, इतने अच्छी तरीके से पेश किया गया था। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। एक फिक्शनल कहानी को पेश करना उसमें अलग चैलेंज होता है, और एक नोवेल को पेश करना, एक हिस्ट्री को पेश करना, वो अपने आप में और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये पोन्नियिन सेल्वन है, और पोन्नियिन सेल्वन आप जब पढ़ेंगे ना, एक एक डिटेल, एक एक बारीकी, हर चीज़ के बारे में, चाहे कुंदवी को ले लीजिए, आदित्य करिकालन, अरुणमोझी वर्मन, किसी के बारे में भी आप पढ़ने जाएंगे, या पूरे साम्राज्य, चोला साम्राज्य के बारे में पढ़ने जाएंगे, हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है, ठीक है। तो उस चीज़ को बड़े पर्दे पर पेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए, इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाया गया, और यही वजह है जब फिल्म बनाया गया तो जिन्होंने इस लिटरेचर को पढ़ा है, जिन्होंने इस कहानी को समझा है, आप देखेंगे कि बड़े पर्दे पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंदमय लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और उनके हिसाब से लगता है यार बस इतना ही, बस इतना ही। उनको और भी कम लगता है, बहुत ही शॉर्ट लगता है, शॉर्ट एंड क्रिप्स लगता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जिस हिसाब से भी पेश किया गया है वो अपने आप में एक तारीफ़ के काबिल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इस नोवेल के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, नहीं समझा है, हम जब फिल्म देखने जाएंगे तो एक हिसाब से हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची लग सकता है, हमें थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, और कहीं ना कहीं हम चीज़ें समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैंने इससे पहले एक रिकैप वीडियो बनाया था, जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी उससे एक दो दिन पहले मैंने यही कहा था कि चोला जो साम्राज्य है बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारे देश का, और उसका जो 3rd जो जनरेशन होता है, वहाँ से जो है चोला साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। उस 3rd जनरेशन में जो राजा होते हैं सुंदरा चोला होते हैं, जो प्रकाश राज हैं। फिर उसके बच्चे होते हैं, कुंदवी हो गई, अरुणमोझी वर्मन हो गया, ठीक है, और आदित्य करिकालन हो गए, ठीक है। लेकिन आदित्य करिकालन की एक अलग ही लव स्टोरी चल रही होती है ऐश्वर्या राय के साथ। ऐश्वर्या राय जो नन्नी का कैरेक्टर पोर्ट्री कर रही है, और नन्नी जो है चोला साम्राज्य को ध्वस्त करना चाहती है, क्योंकि उसके कुछ अपने ही बदला लेने का ख्वाहिश है। तो इस तरह का एंगल चल रहा है। और दूसरी तरफ अरुणमोझी वर्मन जो आने वाले वक्त में राजा बनते हैं, महान राजा बनते हैं, वो श्रीलंका में है। श्रीलंका में फाइट चल रही है, पांडियंस आ रहे हैं, पांडियंस भी बदला लेना चाहते हैं। पांडियंस के साथ बहुत ही बड़ी राइवलरी होती है चोला की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द लवर्स ऑफ लिटरेचर दिस इज़ अ मास्टरपीस। जो लिटरेचर को पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें कहानी पता है, जिन्हों कम से कम जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता है, उनको ये फिल्म
मास्टरपीस लग सकती है। युद्ध कला के बारे में आप बातें समझ सकते हैं इस नॉवेल के ज़रिए। किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, राज कला कैसी होती है, हर चीज़ आपको इस नॉवेल में मिलेगा और आप जब फिल्म देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपने देखा उसका कंटिन्यूशन है सेकेंड पार्ट PS2। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट पार्ट तो कुछ भी नहीं था यार। सेकेंड पार्ट में आप जब देखने जाओगे, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने अलग अलग सीन्स बताए गए हैं विथ ग्रेट प्रोडक्शन वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग। मतलब पूरी तरह से क्लियर कट स्टोरी बताई गई है फिल्म के अंदर। कोई भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी किसी तरह का नॉनसेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो फिल्म है आपको स्लो पेस में लग सकता है, लेकिन कहीं भी आपको बोरिंग सीन नज़र नहीं आएगा। जो मेन एलिमेंट्स है नॉवेल के, वो सारे पार्ट्स नज़र आएंगे। कुछ हद तक आपको क्लाइमेक्स के अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं, वहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिल्म जो होती है उसके अंदर सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इंटरवल से पहले के जो सीन्स हैं और जब क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स से पहले के जो वॉर सीन्स हैं, जो लड़ाई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्या मतलब, एक विजुअल ट्रीट आपको मिल सकता है ये जब आप फिल्म देखने वाले हो। और स्पेशली नंदिनी और आदित्य करिकालन, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम सर, उनका जो आप राइवलरी आप देखोगे, उनके बीच में जो आप केमिस्ट्री आप देखोगे, वो मज़ेदार है। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो आपने नहीं देखा, लेकिन सेकंड पार्ट में उन सभी चीज़ों की कमी पूरी कर देती है। उसके अलावा जो भी दूसरे कास्ट है, जैसे कि अरुण मोजी वर्मन का कैरेक्टर प्ले किया है हमारे जयम रवि ने, या फिर वांद्या देवन का जो कैरेक्टर है कार्ति ने पोर्ट्रे किया है। उसके अलावा कुंदवी का जो कैरेक्टर है जिसे त्रिशा ने प्ले किया है, यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो फर्स्ट पार्ट में आपने नहीं देखी थी, उसको आपने एक्सप्लोर नहीं किया था, यहाँ पर आप सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हो तो फर्स्ट पार्ट तो आप ज़रूर देखना। फर्स्ट पार्ट आप जब अमेज़ॉन पे या OTT प्लेटफॉर्म पे आप देख लोगे, सेकेंड पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल लगेगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको प्रेजेंट करना अपने आप में ही चैलेंज है, और मणिरत्नम सर कर सकते हैं ऐसा। कई बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, आपको बता दूं, शेल्व करने की कोशिश की है, बंद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इतने ग्रैंड तरीके से फिल्म को पेश किया है। तो अपने आप में बड़ी बात है। तो आप फिल्म को देखने जा सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। दिस मूवी टोटली डिजर्व्स। बस थोड़ा सा जो आप देखोगे स्लो पेस में फिल्म चल रही है, वहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। सभी का, जितने भी आर्टिस्ट है इस फिल्म के अंदर, उनका रोल बहुत अच्छा है, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उनका काम अच्छा है, BGM अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर? अगर आपने फिल्म देख लिया है PS2 तो ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आप अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।